this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इको की एमसीक्यू सीरीज। देखो इस सीरीज के अंदर मैं आपको हर चैप्टर के 10, 15, 20, 25 जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं ना, सारे एमसीक्यूज कराऊंगी। वो क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एनसीईआरटी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, वहां से एमसीक्यू बन सकता है। ये सारी चीजें हम लोग इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। देखो सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूं मैं आपको। हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट तक के सारे डिटेल लेक्चर्स कर लिए। मैंने डिटेल लेक्चर्स दिए हैं आपको। जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ा सकती हूँ वैसा मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाया है। सारे नोट्स आप लोगों के पास में, उन नोट्स को तरीके से याद करो, लिखने की प्रैक्टिस करो, साथ साथ में इन एमसीक्यूज को बनाते जाओ। ट्रस्ट मी, इको के अंदर 80 में से 80 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 20 नंबर आपके स्कूल वाले देंगे, लेकिन मेरी तरफ से आपके बोर्ड एग्जाम में 80 ऑन 80 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तरीके से पढ़ाई करते हो, आप तरीके से लेक्चर्स को फॉलो करते हो, सारे नोट्स को प्रिपेयर करते हो, साथ साथ में याद करते हो, इन एमसीक्यूज को बनाते हो, इन्हें याद करते हो, ट्रस्ट मी आपके 80 ऑन 80 आएंगे। तो आज हम लोग करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले आपसे बोर्ड्स में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से मैंने लाइंस पिक करी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करना। लास्ट में आपका जो भी स्कोर है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, whose estimates of national income and per capita income during the colonial period was considered most significant। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब बहुत सारे लोगों ने नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन इनमें से किसके रिजल्ट हमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट लगे, किसका तरीका, किसके एस्टिमेट सबसे ज्यादा सही थे? सोचो, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, VKRV राव, RC देसाई। सोचो, मैंने आपको चारों के नाम बताया लेक्चर के अंदर। इन चारों में से नेशनल इनकम के किसके एस्टिमेट सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट थे, सही थे? तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है VKRV राव। याद रहेगा, VKRV राव के नेशनल इनकम के एस्टिमेट सबसे ज्यादा करेक्ट थे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन। अब देखो सारे एमसीक्यूज को अच्छे से देखना। जैसे इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हमारी कब एस्टैब्लिश हुई थी, कब एस्टैब्लिश हुई थी? तो थोड़े से कंफ्यूज करने वाली डेट्स हैं। 1907, 1917, 1807, 1937। सोचो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1907। कब की बात है? 1907। कंफ्यूज मत होना, 1807 नहीं होगा, 1907। थर्ड है, सुएज कैनाल वाज ओपन्ड इन द ईयर। अब देखो ये सुएज कैनाल है क्या? ये एक समझ लो आर्टिफिशियल वाटरवे है जो यूरोपियन कंट्रीज हो गया, अमेरिकन कंट्रीज हो गया, उन लोगों को कनेक्ट करता है, उन कंट्रीज को कनेक्ट करता है हमारे साउथ एशिया के साथ में, ईस्ट अफ्रीका के साथ में। और कहीं ना कहीं वो जो दूरी है यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज की और हमारा ईस्ट एशिया, इन सब की दूरी कम हो रही है। कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, कहीं ना कहीं वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। ये सुएज कैनाल कब ओपन हुआ था, सोच के बताओ। ये सुएज कैनाल ओपन हुआ था 1869 के अंदर। कब ओपन हुआ था? 1869 के अंदर। और कहीं ना कहीं ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी गुड्स की, वो ट्रांसपोर्टेशन इस कैनाल की वजह से बहुत हद तक कम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आफ्टर 1921। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बाद में भी आएगा कि 1921 किसे कहा जाता है, 1921 को हम क्या बोलते हैं? इंडिया एंटर्ड विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो 1921 से पहले इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, लेकिन 1921 के बाद में इंडिया एंटर्ड सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो फ्लक्चुएट होती रहती थी। किसी सेंसस में हर 10 साल के अंदर पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जनगणना होती है। किसी 10 साल में इंक्रीज हुई, दैन डिक्रीज हुई, दैन इंक्रीज हुई, दैन डिक्रीज हुई। लेकिन 1921 के बाद से आज तक हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुई है, कभी डिक्रीज नहीं हुई है, कंसिस्टेंट इंक्रीज देखने मिला है। तो 1921 के बाद में इंडिया एंटर्ड सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन। देखो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन के बारे में अदर डिटेल्स कलेक्ट करी जाती है, तो हमारा पहला सेंसस कब कंडक्ट करा गया था, ब्रिटिश इंडिया का पहला सेंसस कब कंडक्ट करा गया था, जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे पहली बार पॉपुलेशन की काउंटिंग कब हुई थी, याद करो। तो पहली बार हमारा फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करा गया था ईयर 1881 के अंदर। कब की बात है, ईयर 1881 के अंदर। Who described Bengal in 17th century as richer than Egypt? भाई एक ट्रेवलर आए थे हमारे यहाँ पर और हमारे 17th सेंचुरी के बंगाल को देखकर उन्होंने बोला कि ये जो बंगाल है ना ये तो इजिप्ट से भी ज्यादा रिचर है। तो मुझे बताओ कौन थे वो ट्रेवलर, आरसी देसाई जी थे, विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस थे, बर्नियर थे या फिर विलियम दिग्बे थे। तो करेक्ट आंसर है बर्नियर, एक फ्रेंच ट्रेवलर जिनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर। वो इंडिया आए और उन्हें 17th सेंचुरी के बंगाल को देखकर बोला कि भाई ये तो इजिप्ट से भी ज्यादा रिचर है। तो क्या नाम होगा, फ्रैंकोइस बर्नियर, फ्रेंच ट्रैवलर थे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। अब हमें पता है ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर रेलवेज लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ करा था, उन्होंने पोर्ट्स बनवाए थे, वो रेलवेज लेकर आए थे, उन्होंने रोडवेज डेवलप करे थे, टेलीग्राफ फैसिलिटीज डेवलप करी थी। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवेज कब लेकर आए थे, ब्रिटिशर्स रेलवेज लेकर आए थे ईयर 1850 के अंदर, और हमारे लिए नहीं लेकर आए थे, वो खुद की भलाई के लिए लेकर आए थे ताकि वो जो ग्रेट ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बना रहे हैं उन्हें हमारी कंट्री के कोने कोने तक पहुंचा सके। तो रेलवेज कब लेकर आए, 1850 के अंदर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट विटनेस स्टेग्नेशन ड्यू टू। स्टेग्नेशन का मतलब है जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट के अंदर हमें स्टेग्नेशन देखने को मिला, यानी कि रुकावट देखने को मिली। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट हो गया, उसमें हमें इंक्रीज देखने को ही नहीं मिला, वो एकदम रुक सा गया था। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, डेक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज गिर गई थी, नहीं भाई ये तो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, हमारी वेल्थ खत्म होती जा रही थी, ये किससे रिलेटेड है, ये है रिलेटेड हमारे फॉरेन ट्रेड से, कि हमें एक्सपोर्ट करने पर जो सरप्लस हो रहा था, हमारे पास में जो पैसा आ रहा था उसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर स्पेंड नहीं कर रही थी बल्कि खुद के फायदे के लिए यूज में ले रही थी, तो ये भी गलत है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम, क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सिस्टम स्टार्ट करा, एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम, और इस सिस्टम की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत लॉस हुआ। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा हो चुका था, स्टेगनेंट हो चुका था, ग्रोथ का कोई साइन देखने नहीं मिल रहा था, क्योंकि इन जमींदार को मतलब था सिर्फ और सिर्फ अपना रेंट कलेक्ट करने से। किसी ने भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया, ना जमींदार ने ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर हो गया लैंड सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो किसका है हमारे पास में, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, सबसे पहले मैं समझा देती हूं कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो आपको असर्शन को रीड करना है, अगर आपको लगता है आपका असर्शन करेक्ट है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ असर्शन को रीड करना है। अगर आपको लगता है करेक्ट है तो आगे टिक लगा दो, नहीं तो आगे क्रॉस लगा दो। समझ में आया, सही है तो टिक लगा दो, नहीं तो क्रॉस लगा दो। उसके बाद में रीजन को रीड करो, आपको कुछ नहीं सोचना, अलग से इंडिविजुअली आपको दोनों स्टेटमेंट्स रीड करने हैं। असर्शन करेक्ट है तो टिक लगा दो, अदरवाइज क्रॉस कर दो। रीजन करेक्ट है तो टिक लगा दो, अदरवाइज क्रॉस कर दो। अब देखो, मान लो आपका असर्शन करेक्ट है और रीजन फॉल्स है, असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, तो आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा कि भाई असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। मान लो सिचुएशन आती है कि आपका असर्शन रॉन्ग है और रीजन आपका करेक्ट है, तो हमारा आंसर डी वाला हो जाएगा कि हमारा असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन क्या है, ट्रू है। तो सी और डी कब होंगे, जब एक सही है एक गलत है। समझ में आया, असर्शन सही है रीजन गलत है तो सी आंसर हो गया, असर्शन फॉल्स है रीजन करेक्ट है तो डी वाला आंसर हो गया। लेकिन मान लो दोनों करेक्ट है, हमारा असर्शन भी करेक्ट है, हमारा रीजन भी करेक्ट है, इसी सिचुएशन में हमारा आंसर ए या बी में से एक होगा। अब यहां पर कंफ्यूजन आता है, दोनों सही है तब आपको क्या करना है, आपने असर्शन को रीड करा, आपने रीजन को रीड करा, अब आपको देखना है कि ये जो रीजन है क्या ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है
ये जो रीजन है क्या वो असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, उसके पीछे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? ऐसा है तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला होगा कि भाई असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो हमारा रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। मान लो ऐसी सिचुएशन है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन के बारे में कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। दोनों बातें सही हैं लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इस सिचुएशन में हमारा आंसर बी वाला होगा कि दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ में आया असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो देखो असर्शन क्या कहता है, India became an exporter of primary products and an importer of finished consumer and capital goods produced in Britain। बिल्कुल सही बात है, आगे टिक लगा दो। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब इंडिया क्या बन गया था? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। हम हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लग गए थे और साथ में हम इंपोर्टर बन गए थे। हम ब्रिटेन से जितने भी फिनिश्ड गुड्स बनकर आते थे, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, डेली की चीजें हो, कपड़े वगैरह, फूड ग्रेन्स वगैरह, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, मशीन्स वगैरह, उन्हें हम इंपोर्ट करा करते थे। तो सही बात है, इंडिया क्या बन गया? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। करेक्ट है। सेकेंड क्या है? रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिशर्स एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। देखो क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स कैसी पॉलिसी लेकर आए थे? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज लेकर आए थे कि अगर इंडिया अपने फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करता है ना तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, लेकिन अगर इंडिया अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो भाई इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लग गया, प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लग गया। वहीं इंडिया अगर ग्रेट ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स बन के आ रहे हैं उन्हें इंपोर्ट करेगा ना तो वो टैक्स फ्री होंगे, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यार हम इंपोर्ट करने लग गए। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स कुछ उल्टी सीधी सी पॉलिसीज लेकर आए थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर आए कि हम फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, लेकिन उनसे बना हुआ फिनिश्ड गुड अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह की पॉलिसीज की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसका कॉम्पोजिशन बदला कि हम एक्सपोर्टर बन गए प्राइमरी प्रोडक्ट्स के और इंपोर्टर बन गए फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन के। तो ये बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं, मतलब हमारा आंसर ए और बी में से होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन देखकर हमें समझ में आ गया कि इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर बन गया, फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन का इंपोर्टर बन गया। जिसके पीछे का कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स ने हर जगह रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगा दी थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी कि अगर हम हमारे फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, उनसे अगर उनके फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो वो टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अगर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी टैक्स फ्री है। तो इस तरह की पॉलिसीज की वजह से ही हमें ये असर्शन देखने को मिला। तो करेक्ट आंसर ए होगा कि दोनों करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ में आया? समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर लगता है आपको कि यार ये लेक्चर्स यूजफुल हैं, मैम जो भी कुछ कर रही है उससे हमारा थोड़ा बहुत भला हो रहा है, देन गाइस प्लीज सपोर्ट, लेक्चर्स को लाइक करा करो, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, क्योंकि इस टाइम पर आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर। यही सिर्फ मेरी अर्निंग्स का एक सोर्स है, इसी के थ्रू मैं अर्न कर रही हूँ। तो अगर आप शेयर करते हो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, प्लस मैंने बता दिया यही सिर्फ मेरी अर्निंग का एक सोर्स है। तो पैसा तो एट द एंड सबको कमाना है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी बेनिफिट होगा, मैं भी हो सकता है और एक्सपेंड करूं इस टीम के अंदर। अभी मैं एडिटिंग भी खुद करती हूँ, कंटेंट भी खुद लिखती हूँ, सारा काम खुद करती हूँ। तो हो सकता है यार अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा तो मैं भी इस चैनल को और एक्सपैंड कर सकती हूँ, मैं भी अपनी टीम बना सकती हूँ, आप लोगों के लिए और अच्छा क्वालिटी कंटेंट ला सकती हूँ। सो प्लीज अगर लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? जमींदार का मेन इंटरेस्ट क्या था? जमींदार क्या करते थे ब्रिटिश रूल के टाइम पर? सोच के बताओ। तो देखो याद रखना, जमींदार को एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। क्या इनका मेन मकसद था कि कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करी जाए, इंडिगो वगैरह या फिर जूट, कॉटन? नहीं भाई, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स, राइस व्हीट ग्रो करे जाए, इससे इन्हें कोई मतलब था? नहीं भाई, कोई मतलब नहीं था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ना जमींदार ना ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी एग्रीकल्चर सेक्टर की
कंडीशन इंप्रूव करने से कोई लेना देना नहीं था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वॉज टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द फार्मर्स। इनका मेन इंटरेस्ट था कि हमारे जो बेचारे छोटे फार्मर्स हैं उनसे रेंट कलेक्ट करे, खुद अपना पैसा बढ़ाए, इन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, यहां पर आपको डेट्स याद होनी चाहिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव शोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें इन सब चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, डेट वाइज अरेंज करना है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो देखो ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, सुएज कैनाल कब ओपन हुआ था याद करो। सुएज कैनाल कब ओपन हुआ था, अभी हम लोगों ने पीछे भी करा था, 1869 की बात है, सुएज कैनाल ओपन हुआ। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल विच क्लेम्ड अ लार्ज टोल ऑफ लाइव्स। देखो बंगाल के अंदर फेमाइन आया था, अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ हुई थी, जिसे हम बोलते हैं ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। ये कब देखने को मिला था, हो सकता है पता ना हो, मैंने लेक्चर के अंदर बताया है। ये देखने को मिला था 1769 से 1770 के अंदर, बहुत पुरानी बात है। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल कब आया था, 1769 से 1770 के अंदर। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहते हैं, जब इंडिया एंटर करा सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर, यानी कि ईयर 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले हमारी पॉपुलेशन फ्लक्चुएट कर रही थी, इसके बाद में सिर्फ इंक्रीज हुई है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में, कब की बात है, तो देखो ब्रिटिशर्स रेलवेज इंट्रोड्यूस करते हैं 1850 के अंदर, लेकिन पहली ट्रेन चलती है 1853 के अंदर। तो इन सबको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या हुआ, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल आया, मतलब सेकंड वाला इवेंट हुआ। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली बॉम्बे से थाने के बीच में, कब की बात है, 1853 की बात है। तो अब आ गया फोर्थ वाला। उसके बाद में क्या हुआ, सुएज कैनाल हमारा ओपन हुआ, यानी कि फर्स्ट वाला, और लास्ट वाला हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत सोच समझ के करना है, इसके लिए आपको डेट्स याद होनी चाहिए। और इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स बनती है ना, मैंने सारी एमसीक्यूज में करा दी, बस इन एमसीक्यूज को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल इंडिकेटर्स कंट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे, तो इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो और भी ज्यादा वर्स हो गई, खराब हो गई। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि भाई 1 साल से कम के बच्चों की डेथ हो रही है, ये चीज कम है, तो ये तो अच्छी है ना यार। ये चीज ब्रिटिश रूल के टाइम पर हाई थी कि भाई 1 साल से कम जो बच्चे हैं उनकी डेथ्स ज्यादा हो रही थी, क्योंकि नॉलेज वगैरह नहीं थी, अच्छी हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं थे, तो ये चीज तब खराब थी। लेकिन अभी तो ये तो अच्छी बात है, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज गुड थिंग, कि भाई कम बच्चों की डेथ हो रही है। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि ऑन एन एवरेज एक आदमी ज्यादा जिएगा, हाई जिएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज है, इसकी वजह से हमारी कंडीशन वर्स नहीं हो सकती है, तो अच्छी बातें हैं। लो बर्थ रेट, कि भाई बच्चों का जन्म भी कम हो रहा है, और डेथ रेट भी क्या है, लो है, लोग मर भी कम रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। कम जन्म होगा तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, डेथ्स भी कम होंगी, तो हमारी कंट्री के लिए ही अच्छा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का लो होना, कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, दिस इज वर्सनिंग, इसकी वजह से हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या हो रही थी, खराब हो रही थी, तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है टाटा एयरलाइंस, जो एक डिवीजन है टाटा एंड सन्स का ही, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। अब ये किसी को नहीं पता होगा, देखो याद से अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में बताना कितना रहा, 15 में से कितने आए। टाटा एयरलाइंस जो कि टाटा एंड सन्स का ही एक डिवीजन है, कब एस्टैब्लिश हुआ, आपके एनसीईआरटी के अंदर पिक्चर भी गिवन है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1932 के अंदर। कब की बात है, 1932 के अंदर, याद रखना 1832 नहीं होगा, 1932। 14th क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट्स वाला। देखो इसके अंदर हमारे पास में 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, ऑल्टरनेटिव्स क्या है कि भाई दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, एक्सपोर्ट सरप्लस इन इंडिया वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड एक्सपेंसेस ऑन वॉर्स फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, हमें जो
जो एक्सपोर्ट से सरप्लस हो रहा था, हम हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसके पास उससे हमारे पास में जो पैसा आ रहा था, उस सरप्लस को यूज करा गया किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ऑफिस सेटअप के लिए उस पैसे को यूज में ले रही थी, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए उस पैसे को यूज में ले रही थी। साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वॉर्स लड़ रही थी, उन वॉर्स को लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस उस पैसे को यूज करा गया था। उस पैसे को हमारी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर स्पेंड नहीं करा गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड है सेवरल असेंशियल कमोडिटीज, बहुत सारी असेंशियल कमोडिटीज जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, कैरोसिन ऑयल हो गया, वर स्केर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब हमारे पास में इन सब चीजों की कमी थी। स्केर्सली लिखा है ना, हमारे पास में इन सब चीजों की कमी थी, हम इनमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। ये भी एकदम सही बात है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। सो करेक्ट आंसर ए होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कोई 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट्स इजियर। ये तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, मैंने बताया था स्वेज कैनाल ओपन होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं कम हो गई और इंडियन मार्केट्स का जो एक्सेस था वो इजी हो गया, लोग हमारे मार्केट्स तक पहुंचने लगे। तो सही बात है। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड रिमेन्ड वेरी स्मॉल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत कम था। सही बात है, क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई। स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा कमी थी। टेरेस फार्मिंग, फ्लड्स को कंट्रोल करने पर, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करने पर, सॉइल के डिसैलिनेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई थी। ये भी सही बात है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार को एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉस्पेरिटी से कोई लेना देना नहीं था। तो 3 करेक्ट है, तो लास्ट वाला ही इनकरेक्ट होगा। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, सही बात है। अलाउड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंडिया, नहीं भाई नहीं। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन हो सकता है, या फिर हो सकता है टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी लगा दी थी कि इंडिया अगर अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा तो वो टैरिफ फ्री होगा, अगर फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करेगा तो वो टैरिफ फ्री नहीं होगा, उस पर तो बल्कि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। समझ में आया? तो 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए फर्स्ट चैप्टर के, इससे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं बनते हैं। आपका जो भी स्कोर हो मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। आई विल सी यू टुमारो विद एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।